दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से झारखंड उत्पाद प्रतियोगिता परीक्षा का यह मेरा 10वां वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आज भी मैं क्लास 7 के इतिहास की पुस्तक से प्रश्नों को लेकर आया हूं और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। मैं आप लोगों से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि मैं आपके साथ लगातार जुड़ा हुआ हूं और आप भी जुड़ने का प्रयास करें और औरों को भी जोड़ें। आपका मैं बहुमूल्य समय बर्बाद न करते हुए सीधे प्रश्नों पर आ रहा हूं। तो मेरा पहला प्रश्न है कि चैतन्य किस सदी के भक्त थे। चैतन्य किस सदी के भक्त थे? ठीक है, 12वीं से 13वीं सदी, 13वीं से 14वीं सदी, 14वीं से 15वीं सदी या 15वीं से 16वीं सदी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एक का डी नंबर होगा, एक का डी। चैतन्य किस सदी के भक्त थे? तो 15वीं 16वीं सदी के भक्त थे। ठीक है, एक का डी नंबर, 15वीं 16वीं सदी चैतन्य। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1486 में, 1486 में जन्म हुआ था और मृत्यु 1533 34 में। किसी किसी बुक में 1533 मिलता है, किसी किसी बुक में 1534 मिलता है। ठीक है, तो आगे अगला प्रश्न। चैतन्य भक्त कवि किस राज्य से संबंधित थे? बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो इसका आंसर क्या होगा? बंगाल। 2 का ए नंबर होगा, 2 का ए, बंगाल। चैतन्य भक्त कवि जो थे वो बंगाल से थे। ठीक है, तो 2 का ए नंबर। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की नई लहर किस सदी में आई थी? 13वीं सदी में, 14वीं सदी के बाद, 13वीं सदी के बाद। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की नई लहर किस सदी में आई थी? 13वीं सदी के बाद, 14वीं सदी के बाद, 15वीं सदी के बाद या 12वीं सदी के बाद? तो इसका आंसर क्या होगा? 13वीं सदी के बाद, 13वीं सदी के बाद। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की जो नई लहर पैदा हुई थी वो 13वीं सदी के बाद आई थी। ठीक है, तो 3 का ए नंबर होगा। सुर सागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी किनकी रचना है? चैतन्य, तुलसीदास, सूरदास या मीराबाई? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 का सी नंबर, सूरदास। ठीक है, सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी ये किनकी रचना है? सूरदास की। ठीक है, तो साहित्य लहरी याद रखिए, ऐसे तो सुर सागर और सुर सरावली जो है वो ऐसे ही सूरदास से याद रह जाता है, लेकिन साहित्य लहरी याद रखिएगा ये सूरदास से। ठीक है, तो तीनों पुस्तक के रचयिता कौन है? सूरदास। तो 4 का सी नंबर। अगला आंसर 5 नंबर, अगला क्वेश्चन। शंकर देव भक्त कवि किस राज्य से संबंधित थे? बंगाल, आसाम, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? ठीक है, शंकर देव जो देव भक्त कवि किस राज्य से थे? बंगाल से थे या आसाम से थे या उड़ीसा से थे या उत्तर प्रदेश थे? तो इसका आंसर क्या होगा? असम। ठीक है, 5 का बी नंबर, 5 का बी नंबर। शंकर देव भक्त कवि असम से संबंधित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसने नामघर, ये नामघर क्या होता था? कविता पाठ और प्रार्थना करने का घर होता था। किसने नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है? वल्लभाचार्य ने चलाई, शंकरदेव ने चलाई या चैतन्य ने चलाई या मीराबाई ने चलाई? तो 6 का क्या आंसर होगा? 6 का बी नंबर होगा, 6 का बी, शंकरदेव। शंकरदेव होगा। ठीक है, शंकरदेव ने एक पुस्तक रची थी कीर्तन घोष। ये ठीक है, कीर्तन घोष ये 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के कवि हैं। ठीक है, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के भक्त कवि है। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, कीर्तन घोष, कीर्तन घोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मीराबाई का विवाह किस सदी में मेड़ता के घराने में हुआ था? 14वीं सदी में, 15वीं सदी में, 16वीं सदी में या 13वीं सदी में? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 16वीं सदी में। ठीक है, इनका विवाह कब हुआ था? 16वीं सदी में। मीराबाई का विवाह किस सदी में मेवाड़ के घराने में हुआ था? किस घराने में? मेवाड़ के घराने में। जन्म हुआ था मेड़ता में। जन्म कब हुआ था? मेड़ता में हुआ था इनका। ठीक है, जन्म हुआ था मेड़ता के राज परिवार रतन सिंह राठौर। ठीक है, मेड़ता के राज परिवार रतन सिंह राठौर में। ठीक है, और इनका विवाह हुआ था मेवाड़ की सिसोदिया कुल में, भोज राजा सिंह के
के साथ, भोज राजा सिंह के साथ हुआ था, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 1498 में कुड़की ग्राम में, मृत्यु हुआ था 1547 में, 1547, ठीक है। तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मेड़ता राज परिवार में, ठीक है। रतन सिंह राठौर 1498 में, ठीक है, कुड़की ग्राम में, ठीक है। और इनका विवाह हुआ था मेवाड़ के सिसोदिया कुल में भोज राजा सिंह के साथ हुआ था, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी 1547 में। अगला क्वेश्चन, मीराबाई के गुरु कौन थे? दादू दयाल, रविदास, रैदास या बी और सी दोनों? तो इसका आंसर क्या होगा? 8 का डी नंबर होगा, 8 का डी नंबर, बी और सी। रविदास को ही रैदास कहा जाता है, ठीक है। तो 8 का क्या होगा? डी नंबर, 8 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन, कबीर संभवतः किस सदी के कवि थे? 15वीं 16वीं सदी, 13वीं 14वीं सदी, 12वीं 13वीं सदी या 11वीं 12वीं सदी? तो इसका आंसर क्या होगा? 15वीं 16वीं सदी। कबीर किस सदी के भक्त कवि थे? तो 15वीं 16वीं सदी के, ठीक है। 15वीं 16वीं सदी। 9 का ए नंबर होगा, 9 का ए। अगला प्रश्न को जब टफ करना रहता है तो ईस्वी और सदी पर आना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कबीर किस भाषा के शब्द हैं? कबीर किस भाषा के शब्द है? अरबी भाषा के या फारसी भाषा के या तुर्की भाषा के या हिंदी भाषा के? तो 10 का क्या होगा? ए नंबर, 10 का ए नंबर, अरबी भाषा के। कबीर जो है अरबी भाषा के शब्द हैं, 10 का ए नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कबीर का अर्थ क्या होता है? सिद्ध पुरुष, महान, योगी या अभय? ठीक है, कबीर का अर्थ क्या होता है? सिद्ध पुरुष, महान, योगी या अभय? तो इसका आंसर क्या होगा? 11 का बी, महान। कबीर का अर्थ होता है महान। कबीर अरबी भाषा के शब्द है जिसका अर्थ होता है महान, 11 का बी। 12, कबीर के दोहे निम्न में किस ग्रंथ में संग्रहित है? गुरु ग्रंथ साहब में, पंचवानी में, बीजक में या उपरोक्त में सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में सभी। कबीर के दोहे जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में भी कुछ है, पंचवानी में भी है और बीजक में है, ठीक है। पंचवानी याद रखिएगा, एक पंचवटी है, पंचवटी की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की है, ठीक है। यहाँ पंचवानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के किस पंथी से है? कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के किस पंथी से है? दादू पंथी, चिश्ती परंपरा, सिद्धनाथ परंपरा या बी और सी दोनों? तो इसका क्या होगा? 13 का ए नंबर। राजस्थान के किस पंथी से है? तो दादू पंथी से। कबीर ग्रंथावली का संबंध जो है ये एक पुस्तक है, ठीक है। वो दादू पंथी से है। राजस्थान के किस पंथी से संबंधित है? दादू पंथी से। तो 13 का ए नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 14 नंबर, रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीर, रविदास या ए और बी दोनों या कबीर और नामदेव? तो इसका आंसर क्या होगा? 14 का सी नंबर होगा, 14 का सी, ए और बी दोनों। कबीर के गुरु रामानंद थे और रविदास या रैदास के भी गुरु रामानंद थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिखों के तीर्थ स्थल तलवंडी किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी या झेलम नदी? तो सिखों का जो तीर्थ स्थल तलवंडी है वो रावी नदी के तट पर बसा हुआ है, 15 का ए, ठीक है, 15 का ए नंबर। सिखों के जो तीर्थ स्थल तलवंडी है वो रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक देव का जन्म स्थान कहाँ था? तलवंडी, ननकाना साहब या ए और बी दोनों या करतारपुर? तो इसका आंसर क्या होगा? 16 का सी नंबर होगा। तलवंडी और ननकाना, तलवंडी को ही ननकाना साहब कहा जाता है, ठीक है। तलवंडी और ननकाना साहब दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है लेकिन स्थल एक ही है, ठीक है। तो गुरु नानक का देव जो जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तलवंडी और ननकाना साहब में। इनका जन्म कब हुआ था? 1469 में, 1469 में, ठीक है। 1469 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1539 में, ठीक है। इनका जन्म खत्री परिवार में हुआ था और ये जो भी अपने उपदेश करते थे पंजाबी भाषा में, शब्द में, ठीक है, पंजाबी भाषा में शब्द में। और इनका जो शिष्य होता था मर्दाना रबाब बजाकर इनको गाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चैतन्य जो थे, बंगाल के कवि जो थे, भक्त कवि, उनका बचपन का नाम निमाई था। ठीक है, उनका बचपन का नाम निमाई था, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। 17 नंबर, गुरु नानक देव उपदेश के लिए कहाँ अपना केंद्र स्थापित किए थे? तलवंडी, करतारपुर, डेरा बाबा नायक या बी और सी दोनों? इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा 17 का, डी। करतारपुर को ही डेरा बाबा नायक कहा जाता है। ठीक है, करतारपुर को ही डेरा बाबा नायक कहा जाता है। ये उपदेश कर देने के लिए अपना केंद्र स्थापित किए थे करतारपुर में, और करतारपुर ही डेरा बाबा नायक कहलाता है। 17 का डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, करतारपुर किस नदी के तट पर स्थित है? रावी, व्यास, सतलज या झेलम? तो करतारपुर किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के। 18 का बी। ठीक है, तलवंडी भी रावी नदी के तट पर था और करतारपुर भी। ठीक है, रावी नदी के, याद रखिएगा, तलवंडी भी रावी नदी के तट पर था और करतारपुर भी रावी नदी के तट पर बसा हुआ था। ठीक है, तो 18 का ए नंबर होगा। ठीक है, 18 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन, उन्नीस नंबर, बाबा गुरु नानक उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे क्या कहा जाता था? धर्मशाला, ठीक है, गुरुद्वारा या खालसा पंथ? यहाँ धर्मशाला नहीं होगा, धर्मसाल होगा। ठीक है, धर्मसाल, यहाँ धर्मसाल होगा। ठीक है, गुरुद्वारा या खालसा पंथ या ए बी दोनों? तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, ए और बी दोनों, धर्मसाल और गुरुद्वारा। मैं बता देना चाहता हूँ, बाबा गुरु नानक उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त किया था उन्हें धर्मसाल कहा जाता था, लेकिन आगे चलकर ये गुरुद्वारा कहा जाने लगा। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? दोनों होगा। ठीक है, बाबा गुरु नानक उपासना और धार्मिक कार्य के लिए जो जगह नियुक्त किए थे वो धर्मसाल कहलाया, जो आगे उसको गुरुद्वारा कहा जाने लगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, 20 नंबर, गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी और समाधि स्थल करतारपुर कहाँ है? गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी और समाधि स्थल करतारपुर, याद रखिएगा, जन्म स्थल तलवंडी है और समाधि स्थल करतारपुर है। तो ये कहाँ पर है? भारत के पंजाब में है या पाकिस्तान के पंजाब में है या पेशावर में, या ए और बी दोनों है? इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, 20 का बी, पाकिस्तान के पंजाब में। दोनों स्थल अभी भारत में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? अंगद, लहना, गुरु अर्जुन देव या ए और बी दोनों? तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, 27 का 21 का डी नंबर। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? अंगद को। ठीक है, इनका बचपन का नाम लहना था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। अंगद और लहना एक ही है, व्यक्ति है, इनका बचपन का नाम लहना था, जो गुरु अंगद के नाम से गद्दी पर बैठे। 21 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन, सिखों की गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास या गुरु अर्जुन देव? सिखों की गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? गुरु अंगद ने। ठीक है, गुरु अंगद ने, सिखों के दूसरे गुरु, पहले गुरु गुरु नानक, दूसरे अंगद, जिनका नाम था लहना भी। ठीक है, तो 22 का बी नंबर होगा, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? गुरु अंगद ने। ठीक है, 22 का बी नंबर। अगला, गुरु अंगद और उसके 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं किस नाम से लिखी थी? गुरु ग्रंथ साहब, नानक या ए और बी दोनों या शबद? तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 23 का बी, नानक। गुरु अंगद और उसके 3 उत्तराधिकारी ने अपनी रचनाएं जो हैं वो किस नाम से लिखी थी? नानक के नाम से लिखी थी। मैं सारे प्रश्न एनसीईआरटी से डाला हूँ, ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। एनसीईआरटी बेस बुक होता है, प्रश्नों को यहीं से शामिल किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि विभिन्न तरह की किताबों से आया हुआ, लेकिन एनसीईआरटी के मान लीजिए 10 प्रश्न इतिहास से, 10 प्रश्न साइंस से, 10 प्रश्न ज्योग्राफी से मिलाकर यदि प्रस्तुत किया जाएगा तो आप पकड़ नहीं पाइएगा कि ये कहाँ से दिया गया है। ठीक है, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको सही दिशा देने का, आगे आपकी इच्छा। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक से लेकर गुरु रामदास तक की रचनाओं को गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ के नाम से कब संग्रहित किया था? गुरु नानक से लेकर गुरु रामदास तक की रचनाओं को गुरु अर्जुन देव ने, तो आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी। कब की थी?
ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1604 में या 1605 में या 1607 में या 1608 में। तो इसका आंसर होगा 24 का ए नंबर, 1604 ईस्वी में, ठीक है। गुरु नानक से लेकर गुरु रामदास तक की रचनाओं को गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ के नाम से 1604 ईस्वी में संग्रहित की थी। 24 का ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, गुरु अर्जुन देव के भक्ति दोहे के संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर की वाणियों को जोड़कर इसे बृहत्तर संग्रह का रूप, मैंने बड़ा रूप प्रदान किया गया। आज इस संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, या गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है, या शब्द में, या उपरोक्त में सभी? तो इसका आंसर क्या होगा, गुरु ग्रंथ साहब। 25 का बी नंबर होगा, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहब, इसको तैयार कौन किए थे? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने तैयार किया था, ठीक है। कब किए थे? 1706 में, याद रखिएगा 1706 में, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह 1706 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सारे एनसीईआरटी के क्लास 7 के पुस्तक हैं, आप देख सकते हैं। अमृतसर का पुराना नाम क्या था? रामदासपुर, करतारपुर, तरन तारण या कीरतपुर, ठीक है। ये सारे सिखों के ही नगर हैं, धार्मिक स्थल हैं, ठीक है। तो इनका आंसर क्या होगा? रामदासपुर। 26 का ए नंबर होगा, रामदासपुर, ठीक है। अमृतसर का पुराना नाम क्या था? रामदासपुर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि रामदास जो थे उनको 500 बीघा ज़मीन अकबर ने प्रदान की थी, ठीक है। और उन्हीं पर ये अमृत शहर बसा था। और रामदास जो थे उन्होंने ही गुरुपद को पैतृक किया था, ठीक है। गुरुपद को पैतृक कौन बनाया था? रामदास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड का आदेश दिया था? गुरु अर्जुन देव को, गुरु गोविंद सिंह को, गुरु तेग बहादुर को या गुरु हरगोविंद को? तो जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड का आदेश दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी 1606 में, 1606 में, ठीक है। इनका कारण क्या था कि गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के पुत्र खुसरो को जो विद्रोह किए थे उनको शरण दिए थे, इस कारण, ठीक है। 27 का ए नंबर होगा, ठीक है। 27 का ए। जहांगीर का बेटा का नाम बता दिया हूँ मैं, खुसरो, ठीक है। खुसरो, ठीक है। खुर्रम अलग है, खुसरो। तो खुसरो जो थे वो बादशाह बनने के लिए विद्रोह कर दिए थे। कब किए थे? यही 1606 ईस्वी के लगभग में, जिनके कारण ये भाग कर आए थे गुरु अर्जुन देव के यहाँ और यहाँ शरण लिए थे। शरण देने के कारण जहांगीर ने मृत्युदंड का आदेश दिया था। तो 1606 ईस्वी में होगा। 27 का क्या आंसर होगा? ए नंबर। अगला, खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने की थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या गुरु हरगोविंद ने? इसका आंसर होगा 28 का बी नंबर। सिखों के 10वें गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ का अर्थ होता है पवित्रों की सेना। खालसा पंथ का अर्थ क्या होता है? पवित्रों की सेना। अगला क्वेश्चन, खालसा का अर्थ क्या होता है? वीर, शुद्ध, विशेष। वीर होगा, शुद्ध या विशेष होगा, सत्य या लड़ाकू। तो इसका आंसर क्या होगा? 29 का बी नंबर होगा, शुद्ध या विशेष या पवित्र, ठीक है। याद रखिएगा, शुद्ध या विशेष। एनसीईआरटी में शुद्ध और विशेष दिया है, पवित्र भी है, ठीक है। 29 का बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? 1599 ईस्वी में, 1699 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में, 1499 ईस्वी में? तो खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 ईस्वी में। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ठीक है, 1699 में। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक ने अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए कितने शब्दों का प्रयोग किया था? गुरु नानक देव जो सिखों के प्रथम गुरु थे, उन्होंने अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए कितने शब्दों का प्रयोग किया था? 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द या 4 शब्द? तो इसका आंसर क्या होगा? 3 शब्द। गुरु नानक ने अपने उपदेशों को सार रूप में व्यक्त करने के लिए मात्र 3 शब्दों का प्रयोग किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक ने अपने उपदेशों को सार रूप में व्यक्त करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया था? नाम, दान, स्नान या उपरोक्त में सभी? इसका आंसर क्या होगा? 32 का डी नंबर होगा, उपरोक्त में सभी।
ठीक है। नाम, दान, स्नान, ये 3 वर्ड का प्रयोग गुरु नानक ने किए थे सारे उपदेशों को सार रूप में व्यक्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, निम्न में किन शब्दों के मिलान सही है? नाम का अर्थ क्या है? सही उपासना। दान का अर्थ क्या है? दूसरों का भला करना। स्नान का अर्थ क्या है? आचार विचार की पवित्रता। उपरोक्त में सभी इनका क्या है, में कौन सा मिलान सही है? तो ये सारे मिलान सही हैं। ये गुरु नानक के 3 वर्ड थे सारे उपदेशों के सार के। नाम, दान, स्नान। नाम का अर्थ हो गया सही उपासना, दान का अर्थ हो गया दूसरों का भला करना, और स्नान का अर्थ हो गया आचार विचार की पवित्रता। तो 33 का आंसर होगा डी नंबर। 34, गुरु नानक के उपदेशों को आज उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह, संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना को क्रमशः किन शब्दों में व्यक्त किया गया है? ठीक है, नाम जपना, कृत करना, वंड छकना, उपरोक्त में सभी। 34 का क्या होगा? डी नंबर होगा। ठीक है, 34 का डी। गुरु नानक के उपदेशों के को आज, तो नाम जपना का अर्थ क्या हो गया? उचित विश्वास और उपासना। ठीक है, कृत करना का मतलब क्या हो गया? ईमानदारी पूर्ण निर्वाह। ठीक है, और वंड छकना का संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना। ठीक है, ये तीनों वर्ड जो है वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 34 का डी नंबर होगा। 35, महोदयपुरम का चेर राज्य किस सदी में स्थापित किया गया था? महोदयपुरम का चेर राज्य किस सदी में स्थापित किया गया था? ठीक है, 8वीं सदी, 9वीं सदी, 10वीं सदी या 11वीं सदी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, 9वीं सदी में। महोदयपुरम का चेर राज्य किस सदी में बना था? 9वीं सदी में। 35 का बी नंबर होगा। 35 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, चेर राज्य भारत के किस राज्य में स्थित था? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में या कर्नाटक में? तो इसका आंसर क्या होगा? केरल में। 36 का सी नंबर। 36 का सी, केरल राज्य में। चेर राज्य कहाँ स्थापित था? केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन 37, व्याकरण और काव्य शास्त्र के ग्रंथ लीला तिलकम किस सदी का ग्रंथ है? व्याकरण और काव्य शास्त्र की ग्रंथ लीला तिलकम किस सदी का ग्रंथ है? 11वीं सदी, 12वीं सदी, 13वीं सदी या 14वीं सदी? तो इसका आंसर क्या होगा? 14वीं सदी का। व्याकरण और काव्य शास्त्र की पुस्तक लीला तिलकम किस सदी का ग्रंथ है? 14वीं सदी का ग्रंथ है। ठीक है, याद रखिएगा। व्याकरण तो घुमा के भी पूछा जा सकता है। लीला तिलकम किस चीज़ से संबंधित है? तो व्याकरण और काव्य शास्त्र की ग्रंथ है। कब रचा गया है? तो 14वीं सदी में रचा गया है। 37 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन, लीला तिलकम किस शैली में लिखा गया था? चंपू शैली में, मणि प्रवालम शैली में, मुवाइन शैली में या उपरोक्त में सभी? इसका आंसर क्या होगा? 38 का बी नंबर होगा। 38 का बी नंबर, मणि प्रवालम शैली में। ठीक है, लीला तिलकम किस शैली में लिखा गया है? मणि प्रवालम शैली में। चंपू शैली में लिखा गया है आपका समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। चंपू शैली क्या होता है? गद्य और पद दोनों को मिलाकर लिखना, तो उसको चंपू शैली कहा जाता है। तो प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है जिसको हरिसेन ने लिखा है, वो चंपू शैली में लिखा है। और मुबाइन शैली आप जान रहे हैं, बाबरनामा में लिखा गया, मुबाइन शैली में। और बाबरनामा का रचयिता खुद बाबर है। ठीक है, 38 का, तो इसका आंसर क्या होगा? 38 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन, मणि प्रवालम का अर्थ क्या है? हीरा और मूंगा, सोना और चांदी, उत्तम शैली या महान शैली? तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर, 39 का ए। मणि प्रवालम का अर्थ होगा हीरा और मूंगा। 39 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन, 12वीं सदी में गंग वंश के किस शासक ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया था? 12वीं सदी में गंग वंश के किस शासक ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया था? नरसिंह प्रथम ने, अनंत वर्मन ने, अनंग भीम तृतीय ने या भानुदेव चतुर्थ ने? इसका आंसर क्या होगा? 40 का बी नंबर होगा, अनंत वर्मन में। 40 का बी। 12वीं सदी में तो अनंत वर्मन किस वंश के थे? ये सारे जो है वो गंग वंश के ही शासक हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गंग वंश के शासक अनंत वर्मन ने 12वीं सदी में पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए मंदिर बनाने का निश्चय किया था। ठीक है, तो 40 का बी नंबर।
देखिए मैं इधर और भी इससे रिलेटेड फैक्ट बता सकता हूँ, लेकिन वो काफ़ी बोझ हो जाएगा और भटकाव वाली स्थिति हो जाएगी। मैं पहले यह कारण, मेरा प्लान यह है कि सारे एनसीईआरटी के जो किताबों में जो पुस्तकों के अंदर छुप कर बैठे हुए हैं, उन प्रश्नों को आपके सामने पहले ला दूँ और पहले आप उस पर कमांड करें, क्योंकि डायरेक्ट हिट यहीं से करेगा। इर्द गिर्द मैं बहुत बता सकता हूँ, लेकिन मैं भटकने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, वरना वीडियो क्या होगा, लंबा हो जाएगा और आप मेन प्रश्नों को याद ना करके अन्य प्रश्नों को याद कर लेंगे और एग्ज़ाम फिर घातक साबित हो सकता है। इसलिए मैं फोकस हूँ सिर्फ किताबों के अंदर वाले जो प्रश्न हैं जो निकल निकल के पूछे जा सकते हैं, वो मैं करवा रहा हूँ। 41 नंबर, 1230 ईस्वी में किस राजा ने, यहाँ दो बार किस हो गया, किस राजा ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया था? 1230 ईस्वी में किस राजा ने अपना राज्य, तो यहाँ राजा है गंग वंश का राजा है, ठीक है, कौन सा राजा है, गंग वंश का, किस राजा ने पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अपना राज्य अर्पित किया था और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 41 का सी, अनंग अनंग भीम तृतीय, अनंग भीम तृतीय 41 का सी नंबर होगा, जो अपना राज्य जो है जगन्नाथ को, भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया और उसका प्रतिनियुक्त घोषित किया। ठीक है, 41 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, कथक शब्द कथा शब्द से निकला है। ठीक है, कथक के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कथक शब्द कथा शब्द से निकला है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा सुनाने वाली एक जाति है थी। सी नंबर, 15वीं-16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ यह एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण किया। राजस्थान और लखनऊ घराना इसके दो रूप आगे विकसित हुए। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में सभी, सारे ही कथन सही हैं। तो याद रखिएगा, कथक शब्द का अर्थ क्या होता है? कथा। कथक शब्द जो है कथा शब्द से निकला है और कथक शब्द जो है वो कथा सुनाने वालों की एक जाति थी जो कथा भी विशिष्ट शैली में सुनाते थे। ठीक है, और ये नृत्य का रूप कब लेने लगा? 15वीं-16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ ही। ठीक है, इसकी दो शैली है, राजस्थान शैली और लखनऊ घराना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 42 का ई नंबर, 43 नंबर, निम्न यहाँ शास्त्री होगा। निम्न शास्त्र नृत्य में कौन सा मिलान सही नहीं है? ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में है, कथकली केरल में है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, ओडिसी उत्तर प्रदेश में। तो इसमें कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। ओडिसी शायद आपको पता होगा, ओडिसी उड़ीसा का है। ठीक है, तो भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम ये सही है, तमिलनाडु का है। कथकली जो है वो केरल का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ओडिसी जो है उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये उड़ीसा का है, उड़ीसा का है। ठीक है, 43 का डी होगा। अगला क्वेश्चन, चित्रकला की बसोहली शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या उत्तर प्रदेश? तो 44 का बी नंबर होगा, हिमाचल प्रदेश। 44 का बी, चित्रकला की बसोहली शैली हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। 44 का बी नंबर। अगला, भानुदत्त की रसमंजरी पुस्तक किस शैली में चित्रित की गई थी? तो याद रखिएगा, रसमंजरी पुस्तक पूछा जा सकता है, किसकी है? भानुदत्त की। रसमंजरी पुस्तक किसकी है? भानुदत्त की। भानुदत्त की रसमंजरी किस शैली में चित्रित की गई है? बसोहली शैली में, पाल शैली में, मालवा शैली में या मणि प्रवालम शैली में? तो इसका आंसर क्या होगा? बसोहली शैली में। भानुदत्त की जो रसमंजरी पुस्तक है वो बसोहली शैली में चित्रित है। 45 का ए नंबर, 45 का ए। अगला क्वेश्चन, नादिर शाह ने कब भारत पर आक्रमण किया था? 1738 में, 1739 में, 1740 में या 1749 में? तो 46 का क्या होगा? बी नंबर, 1739 में। ठीक है, नादिर शाह भारत पर कब आक्रमण किया था? 1739 में। 46 का बी। अगला क्वेश्चन 47, नादिर शाह के आक्रमण के कारण मुगल चित्रकार नादिर शाह के आक्रमण के कारण मुगल चित्रकार पहाड़ी क्षेत्र की ओर पलायन करके चित्रकला की कौन सी नई शैली विकसित की थी? बसोहली शैली, पाल शैली, मालवा शैली या कांगड़ा शैली? तो इसका आंसर क्या होगा? कांगड़ा शैली। 47 का डी नंबर होगा।
47। नादिर शाह 1739 में जब आक्रमण किए थे तो बहुत सारे चित्रकार भागकर पहाड़ों की ओर बस गए थे और वहाँ पर एक नई शैली विकसित की, उसको कहा जाता है कांगड़ा शैली। ठीक है, 47 का डी नंबर। 48, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत किस सदी में आया था? 5वीं सदी, 6ठी सदी, 7वीं सदी या 8वीं सदी? तो 48 का आंसर होगा सी नंबर, 7वीं सदी में। चीनी यात्री ह्वेनसांग 7वीं सदी में भारत आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकबर ने बंगाल को कब जीतकर मुगल सूबा घोषित किया था? 1586 ईस्वी में, 1587 ईस्वी में, 1588 ईस्वी में या 1589? ठीक है, 1586, 1587, 5088, 5089 में। तो इसका आंसर क्या होगा? 49 का ए नंबर, 1586 में। ठीक है, 1586 में बंगाल को जीतकर मुगल सूबा घोषित किया था, 49 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन, घंटा धातु के कारीगर क्या कहलाते थे? घंटा धातु, जो घंटा धातु थे जिसमें गूंजदार ध्वनि निकलती है, ठीक है, घंटा धातु के कारीगर क्या कहलाते थे? कालू, कंसारी, कलाल या हिरण्यकार? तो इसका आंसर क्या होगा? कंसारी। घंटा धातु के कारीगर कंसारी कहलाते थे। ठीक है, तो दोस्तों मेरे द्वारा यह प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं पूरा आशान्वित हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आएंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक फैलाएं। धन्यवाद।